अ, थोड़ा सा मेरी आवाज मुझे इको कर रही है, बट डेफिनेटली हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अ, दोस्तों, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है ये फीड टू फर्टिलिटी, मैक्सिमाइजिंग मिल्क एंड रिप्रोडक्शन। जैसे नीतीश ने बताया कि एक ऐसा टॉपिक जो हम लोग जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलिटी से हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई फीड मिलर है, कोई यहाँ पे वेटनेरियन भी है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है। तो एक ऐसा टॉपिक जो सभी के करीब है और सब लोग इसको अपने डेली रूटीन में इसको फेस करते हैं कि जो हमारा फीड है, फीड के ऊपर ही हमारा फोकस है। और आप क्यों ज्यादा फीड के ऊपर हम फोकस करते हैं, और क्यों हम इसको, आज का जो हमारा विषय होगा इसमें हम क्या इसमें सीखेंगे। तो जो मेरी स्लाइड अगर आपको दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो न्यूट्रिशन पे डिस्कस करेंगे, राशन पे डिस्कस करेंगे, एनर्जी प्रोटीन मिनरल्स पे डिस्कस करेंगे, और कॉस्ट जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके ऊपर बात करेंगे, जिससे कि जो हमारा डेयरी फार्मर हो या फीड मिलर हो उसको कैसे प्रॉफिट पे ले आया जाए। दूसरा जो डिस्कशन होने वाला है वो मेटाबॉलिज्म पे डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फीड हम एनिमल को देते हैं, इम्प्रूव जो दूध में आप और कंपोजिशन में आप इम्प्रूवमेंट देखते हो उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ बॉडी कंडीशन स्कोर, एनर्जी बैलेंस, जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, निगेटिव एनर्जी बैलेंस। वो एक हमारे पशुओं पशुओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है। और साथ ही साथ फर्टिलिटी, जो जिसमें हम लोग कंसेप्शन के बारे में बात करेंगे, साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, और जो एक ऐसा मुद्दा, प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में पशु को लाया जाए। और ये सारा का सारा ऐसे होने वाला है कि फीड से ही हम इन सब चीजों को सही कर सकते हैं। तो एक सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग को कैसे हम लोग जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे लाएं, उसके लिए बेटर न्यूट्रिशन बेटर न्यूट्रिशन, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी, और फिर हम हायर प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। अब इसको हम, ये जो हमारा टॉपिक है, इसको मैंने कंटेंट फॉर्म में आपको समझा दिया, बट अब हम इसको डिटेल आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर हम डेयरी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्योंकि हमको सोचना डेयरी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेयरी फार्मर जो है एक गाय से चाहता क्या है। तो डेयरी फार्मर क्या चाहता है? केवल दूध ही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो है मेरी गाय ज्यादा दूध दे। ये तो सबको पता है कि ज्यादा दूध दे, लेकिन आज की जो मॉडर्न डेयरी न्यूट्रिशन है उसमें जो आपने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग पीक मिल्क, मतलब जब गाय ब्याती है, ब्याने के बाद से जो एक पीक आता है ना, एक शिखर आता है गाय का, कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिल्क जो देने का टाइम होता है, वो करीब करीब 35 से 45 दिन के आसपास ब्याने के बाद होता है। तो हमारा डेयरी फार्मर चाहता है कि मेरी गाय उस पीक को जल्दी प्राप्त करे और मैक्सिमम मिल्क दे, और वो सस्टेन करे, परसिस्ट करे, मतलब वो लंबे समय तक परसिस्ट करे। अगर वो 30 लीटर 40 लीटर वाली गाय है, तो वो उसका जो टाइम होना चाहिए परसिस्टेंसी का, वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मिल्क यील्ड उससे ले पाए। और मोर लीटर्स पर लैक्टेशन, वही मतलब एक लैक्टेशन साइकिल में मैक्सिमम मिल्क हम उससे ले पाए, और साथ ही साथ फैट और एसएनएफ हमारे पशुओं का जो है दूध से आता है हमें, वो हमें ज्यादा मिले। और अगर मैं एक कंक्लूजन इस पे इस पॉइंट पे करूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं एज अ डेयरी फार्मर चाहूंगा कि मेरी गाय मैक्सिमम दूध, मोर मिल्क प्रतिदिन दे। दूसरा जो एक मुद्दा जो डेयरी फार्मर चाहता है कि मेरी गाय से मिले, वो है गुड रिप्रोडक्शन। मैं चाहता हूं एज अ डेयरी फार्मर की अर्ली फर्स्ट हीट, जैसे ही काविंग होती है, वो गाय जल्दी से हीट पे आ जाए। कंसेप्शन जो पीरियड होना चाहिए, 6 से 90 डेज इन मिल्क होना चाहिए। और साथ ही साथ जो काविंग इंटरवल है, वो ब्यात के बीच का समय 12 से 13 महीने होना चाहिए। और रिपीट ब्रीडिंग जो सबसे ज्वलंत एक मुद्दा चल रहा है डेयरी फार्म्स पे, वो कम हो। और एक गाय, एक काफ, वन काफ एवरी ईयर हमें मिले। अगर गाय की बात करें, अगर भैंस की बात करें, तो 9 महीने 10 महीने 10 दिन में हमें एक बच्चा, एक बफेलो काफ हमें मिलना चाहिए। तीसरा जो डेयरी फार्मर एक्सपेक्ट करता है अपने गाय से, वो है हेल्दी काऊ। काऊ जो है हेल्दी होनी चाहिए, खर्चे नहीं आने चाहिए किसी भी तरीके का। खास तौर पे आजकल जो बीमारियां चल रही हैं, कीटोसिस है, फिर मिल्क फीवर की प्रॉब्लम है, मस्टाइटिस की समस्या है, एबोमेजम डिस्पेस की समस्या है, और एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है उसकी समस्या आती है। और इन सब समस्याओं की वजह से जो बिल्स बनते हैं दवाइयों पे, वो बहुत ज्यादा बनते हैं। और साथ ही साथ अगर आगे हम बढ़ें, तो आजकल जो एक लेटेस्ट जो मॉडर्न एनिमल न्यूट्रिशन में अगर हम देखेंगे, जो डेयरी फार्मिंग में हो रहा है, कि
हम चाहते हैं कि हमारी जो गाय है वो मैक्सिमम मिल्क, जो भी हम ड्राई मैटर जो पशु को हम खिला रहे हैं, उससे हम मैक्सिमम दूध ले पाए। और नाइट्रोजन एफिशिएंसी हमारे काऊ की बेटर रहे। नाइट्रोजन एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि जो भी हम प्रोटीन सोर्सेस पशु को देते हैं, उसका जो कन्वर्जन है, अभी अगर हम भारत के सिनेरियो में बात करेंगे तो करीब करीब 20 से 25% ही हमारा जो प्रोटीन है जो पशु को हम देते हैं वो कन्वर्ट होता है मिल्क में। लेकिन अगर हम बाहर भारत से बाहर जाते हैं तो वहां पे कन्वर्जन करीब करीब 35 तक पहुंच जाता है। तो हमको इसको भी बेटर इंप्रूव करना है कि जो भी प्रोटीन सोर्सेज हम दे रहे हैं पशु में वो कन्वर्ट हो मिल्क में। और हमारा जो कॉस्ट है, क्योंकि ले दे के बाद में कॉस्ट है प्रति लीटर दूध का, वो हमारा कम हो। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारी काऊ है 3 से 4 लैक्टेशन वो दूध दे। और हमारे डेयरी फार्म पे जो कलिंग रेट है, मतलब जो गाय को हम, अगर हमारे गाय में कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे गाय में अगर कुछ समस्या है तो हम उसको निकाल देते हैं, तो वो समस्या भी लो कलिंग रेट हो हमारे फार्म पे। और साथ ही साथ उसके जो पैर हैं, उसके जो खुर हैं, उसमें किसी तरह की समस्या ना आए, फीट लेग्स में किसी तरह की समस्या ना आए। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट हो हमारे काऊ की बहुत ईजी हो, जो भी हम खिला रहे हैं वो डाइजेस्टिबल हो। और साथ ही साथ एक आपने देखा होगा कि अगर मैं इंडियन इंडिजिनस काऊ की बात करें तो टेम्परामेंट काम हो, ठीक है, शांत शांत रहे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ज्यादा दूध, समस्याएं कम, और प्रॉफिट ज्यादा, ये मैं एज अ डेयरी फार्मर अपने गाय से उम्मीद करता हूं कि मेरी गाय को ये सारी, अगर ये सारी बातें अगर आप देखोगे, अगर आप डेयरी फार्मर हो, अगर आप स्टूडेंट हो न्यूट्रिशन के, या आप फीड मिलर हो, तो आपने डे बाय डे ये सारी चीजें गौर की होंगी कि मेरा डेयरी फार्मर घूम फिर के यही बात करता है। अगर डेयरी फार्मर भी होगा तो यही बात करेगा कि ये समस्या आ गई, दूध नहीं बढ़ रहा, फैट नहीं बढ़ रहा, या फैट जो एसएनएफ कम हो गया ऐसे। साथ ही साथ मेरा जो काऊ का रिप्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, समय से हीट पे नहीं आती है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं है। तो ये सारी समस्याएं अगर आप देखोगे तो इस स्लाइड में ही आपको पूरी अपने काऊ की पूरी जो है आपकी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पे ज्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर ही फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये भी सवाल उठता है। तो आप ये समझो कि मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी काऊ की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो केवल न्यूट्रिशन से ही पूरी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, आप ये समझो, फीड इज द 70% ऑफ द डेयरी कॉस्ट। 1 लीटर अगर आप दूध किसी काऊ से लेते हो तो आप ये समझो कि 70% जो खर्चा आता है ना उस 1 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, वो आता है उसके फीड से। 15% लेबर, 10% वेटनरी हेल्थ, और 5% जो खर्चा आता है मिसलेनियस, कोई भी खर्चा हो सकता है जो अदर देन ये लेबर और वेटनरी से हटके होगा। और ये कैलकुलेटेड है। जब कभी भी इस पे हम, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, बट आप अगर कभी आप ध्यान से इस पे रिसर्च करोगे, खुद से बैठ के डेयरी फार्मर, तो आप ये देखोगे कि ये सारे खर्चे जो है करीब करीब 70% आता है खर्चा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर हमें किसी डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, ये देखना है कि हमारा डेयरी फार्म लॉस में है, फायदे में है, तो आप ये चेक करो फीड। और इसी से आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि हमारा जो काऊ का न्यूट्रिशन है हम किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और एनिमल साइंस में जो न्यूट्रिशन है काऊ का, इसको हम लोग एक डिटरमिनेंट मानते हैं किसी काऊ की प्रोडक्टिविटी के लिए। और साथ ही साथ ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है उसके दूध प्रोडक्शन के ऊपर, उसके कंपोजिशन के ऊपर, चाहे फैट हो, एसएनएफ हो, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर। तो न्यूट्रिशन से ही हम सारा कुछ, सब कुछ हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 70% जो खर्चा आता है वो फीड के ऊपर ही आता है। और ये जो कॉस्टिंग है, अगर आप देखोगे, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है ट्रांजिशन पीरियड में। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है ब्याने से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद का जो समय है। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है काऊ के लिए। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो भी हम खर्चा डेयरी फार्म्स पे करते हैं उसमें 70%, अप्रोक्सीमेट 70% जो खर्चा है उसके फीडिंग के ऊपर हो रही है। ये स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग अभी भी जो फीडिंग करते हैं इंडिया में, वो फीडिंग उस तरह से नहीं करते जैसा किताबों में लिखा है, या जैसे साइंटिफिक फीडिंग हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग, क्या होता है कि काऊ, हमारे अंदर एक इमोशंस है कि हमने काऊ अगर अपने घर में रखा है, गाय रखी है घर में, तो ठीक है, या तो अपने लिए रखा है, या तो थोड़ा बहुत अगर होता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। बट अब जैसे समय आपने देखा होगा कि अभी एक एज अ बिजनेस बहुत से
बड़े इंटरप्राइजेस, बहुत से बड़ी जो कंपनी के लोग हैं, जो उन्होंने कंपनी के जॉब छोड़ के भी एक डेयरी फार्म लगाया, बड़े लेवल पे काम कर रहा है। और उनको अगर अगर वो बड़ी कंपनी का जॉब छोड़ के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कुछ सोच के इन्होंने इस बिजनेस में आए होंगे। तो अगर हम एज अ बिजनेसमैन सोचें, तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, अगर हम इस बिजनेस में आते हैं तो डेयरी काऊ की लाइफ साइकिल को हमें समझना पड़ेगा। कि इसमें तीन मुख्य भाग आपको समझना है, कि जो ब्याने के बाद पहला जो 3 महीना होता है उसको अर्ली लैक्टेशन बोलते हैं। अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आपका जो काऊ है वो एक्चुअल में हम अभी लॉस में चल रहे हैं। अगर आप डेयरी फार्मर हो तो आप समझ जाओगे कि हम अभी लॉस में चल रहे हैं कि हम फायदे में चल रहे हैं, और हम कहाँ पे हमारी स्थिति है। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझना आप, कि जो अर्ली लैक्टेशन होता है, ब्याने के बाद जो पहला 3 महीना होता है उसको अर्ली लैक्टेशन बोलते हैं। उसके बाद का 3 महीना जो होता है वो मिड लैक्टेशन होता है। और फिर नेक्स्ट 3 मंथ जो होता है वो ड्राई लेट लैक्टेशन होता है। बाद में जो लास्ट के 2 महीने होंगे, जो लेट के बाद वाले, उसमें जो आपका होगा, उसमें ड्राई पीरियड होता है, 1 महीने का ड्राई और 1 महीने का जो 21 दिन पहले जो मैंने बताया ट्रांजिशन का टाइम होता है। अब आपने देखा होगा, जैसे मैंने एक इसको हाईलाइट किया है कि पीक जो प्रोडक्शन होता है, मैं बार बार बोल रहा था, पहले स्लाइड में ही बोला कि पीक प्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम जो मिल्क काऊ ब्याने के बाद, काविंग के बाद जो देती है उसको हम पीक बोलते हैं। और ये पीक प्रोडक्शन जो होता है अर्ली में ही आता है। अब इस ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप अगर डेयरी फार्मर हैं, और या आप साइंटिस्ट हैं, आप scientist हैं, तो आप एक चीज नोटिस करना कि कोई भी डेयरी फार्म पे पूरे लैक्टेशन साइकिल का गाय जितना भी दूध दे रही है, सपोज वो 3,000 लीटर दूध दे रही है, तो उसका नियर अबाउट 65 to 70% जो मिल्क आता है ना, वो आपका पहले अर्ली लैक्टेशन में आता है। मतलब फर्स्ट 3 मंथ में वो मैक्सिमम मिल्क देती है। और इस पे ही हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम गाय से दूध तो लेते रहते हैं, गाय से हम सारा दूध लेते रहते हैं, सब कुछ चल रहा है, सब प्रॉपर तरीके से चल रहा है। नहीं आ रही है। और उस दौरान ये होता है कि जो मैक्सिमम मिल्क हम लेना चाहते हैं ना काउ से, अगर हमें ये बात पहले पता होती तो उस हिसाब से हम अपनी फीडिंग को मॉडिफाई करते। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ये बात पता नहीं होती है कि जो 65 से 70% जो दूध है वो आपका पहले 3 महीने में ही हमें मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 3,000 या 4,000 लीटर वो दूध गाय दे रही है, तो 3 से 4,000 लीटर जो दूध है उसमें आपका 65 to 70% जो मिल्क होगा वो आपका पहले 3 महीने में आपको एनिमल से आप ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो? वो आप पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू ले सकते हो। और इसी वजह से ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो समय भी होता है जो समय हम अपने पशु का एआई करते हैं। आपने देखा होगा ना, ब्याने के बाद हम कोशिश करते हैं 45-50 दिन के आसपास, जब गाय पहली हीट में आती है, तो हम लोग उसको एक हीट छोड़ के हम दूसरे हीट से हम नियर जो है उसको एआई कर देते हैं। तो ये भी एक समय महत्वपूर्ण होता है हमारे पशुओं के लिए। 1 मिनट से। तो इसी वजह से कहा यह जाता है कि जो अर्ली लैक्टेशन है द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज होता है डेयरी काऊ का। और हमें ध्यान भी इस पे ज्यादा देना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि जो अर्ली लैक्टेशन का फीड होगा वही मिड लैक्टेशन में भी चला देंगे, लेट में भी चला देंगे, ट्रांजिशन में भी चला देंगे। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो अर्ली लैक्टेशन का जो टाइम है, जब गाय ब्याती है, तो उस समय जो एनर्जी, प्रोटीन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर की रिक्वायरमेंट है, वो अलग हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि जो आपका मिड में भी वही देंगे या लेट में भी वही देंगे। और हमें पूरा ध्यान भी रखना है कि हमें अर्ली लैक्टेशन के ऊपर गाय, इसी वजह से ट्रांजिशन जो पीरियड है वो सबसे क्रिटिकल माना जाता है, ब्याने से पहले और ब्याने के बाद। अगर हम अपने गाय का अर्ली लैक्टेशन मतलब मैक्सिमम जो 70% दूध लेना चाहते हैं, हार्वेस्ट करना चाहते हैं अपने काऊ से, तो ट्रांजिशन पीरियड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब ये एक स्लाइड है, आपने देखा होगा कि इसमें ऊपर वाले में मैंने ऐसे क्रॉस लिखा है वो गलत है, नीचे वाला मैंने ऐसे टिक किया है वो सही है। तो इन दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? क्या आप अगर चूज किसको करोगे, तो आप चूज करोगे सेकंड वाले को, जैसे टिक लगा है तो इसका मतलब वो सही है। तो इस वजह से हो गया, क्योंकि जो ऊपर वाला है जिसमें क्रॉस है, रेड क्रॉस है, उसमें आप देखोगे जो अर्ली लैक्टेशन का जो ग्राफ है वो छोटा है, चपटा हो गया। और जो नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें आप देखो अर्ली लैक्टेशन का जो कर्व है वो बड़ा हो गया। मतलब हम मैक्सिमम जो अर्ली लैक्टेशन में मिल्क ले सकते हैं, वो मैक्सिमाइज जो मिल्क ले सकते हैं वो अर्ली लैक्टेशन में ले सकते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्राफ हो वो चपटा ना हो, वो बड़ा बड़ा ग्राफ हो अर्ली लैक्टेशन का। और ये हम अपने डाइट से, अपने न्यूट्रिशन से इसको मैनेज कर सकते हैं।
अब कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिल्क यील्ड और रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा ये नहीं होता है कि जैसे कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि मेरी सेम लैक्टेशन की काउज हैं, सेम लैक्टेशन की गाय हैं, सेम ब्रीड की हैं, सेम एज की भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो दूध, प्रॉपर दूध पे, सेम मिल्क यील्ड पे नहीं होती। हमने, मेरे पास भी एचएफ है, आपके पास भी एचएफ है, बट हम लोग सेम और सेम लैक्टेशन में है, फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन सेम लैक्टेशन में है, एज भी सब कुछ सेम, फिर भी हम दूध प्रॉपर नहीं ले पाते। तो इसमें इसमें वो कारक समझ में आएगा कि जेनेटिक्स हो सकता है, अनुवांशिक की वजह से फैक्टर्स हो सकते हैं मिल्क यील्ड और रिप्रोडक्शन के, न्यूट्रिशन है, एज का भी फैक्टर है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट, जलवायु जो जिसको बोलते हैं, डिजीजेस, कुछ बीमारियां हो सकती हैं, या जो मैनेजमेंट होता है डेयरी फार्म्स पे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका न्यूट्रिशन, जिसको पोषण बोलते हैं हम लोग। तो पोषण को इम्पोर्टेंस इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि पोषण जो है, आपको मैंने क्या बताया कि 70% जो खर्चा जो हम अपने डेयरी फार्म पे कर रहे हैं वो आपका पोषण के ऊपर हो रहा है, न्यूट्रिशन के ऊपर हो रहा है। अब न्यूट्रिशन ही इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? खाली खर्चे की वजह से नहीं कि 70% खर्चा कर दिया तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन भी है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपके डेयरी फार्म पे आज आज के समय में हो रहा है, 70% से भी ज्यादा का जो प्रॉब्लम आपके डेयरी, ये रिसर्च है, ये रिसर्च में देखा गया है कि जो मोर देन 70% जो प्रॉब्लम्स अपने डेयरी फार्म पे आती है, उसका जो कारण है वो पुअर न्यूट्रिशन है, जो खराब पोषण है। अगर हम अपने डेयरी पशु को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, तो हमारा जो पशु होगा उसके अंदर जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये 70% में, इसको एक एक डाटा के तौर पे अगर आप देखोगे तो 70% है। अब अभी तक तो हमें समझ रहे थे कि जो है केवल क्लिनिकल साइट्स की बात करें कि क्लिनिकल है, इंजेक्शन लगाया, सारी चीजें हैं, बट अगर आप इसको पूरी विस्तार से देखेंगे, सही तरीके से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में पोषण का है, न्यूट्रिशन का है। अब वो न्यूट्रिशन की वजह से जो प्रॉब्लम आई कि कौन कौन से जो है न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, तो उसमें आप अब देखोगे कि इसमें आपका एनर्जी है। एनर्जी किसकी एनर्जी? आपके फीड की एनर्जी। प्रोटीन है जो फीड में है, और जो आप मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, जो भी आप, सेलेनियम, जो भी आप देते हो पशु को, उसका हो गया, वो हो गया आपका न्यूट्रिशन। और साथ ही साथ जो है आपका विटामिन, जिसमें विटामिन A D3 और ई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं न्यूट्रिशन के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, इनकी वजह से ही जो हमारा प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, अगर आप देखोगे मोर देन 70%, इनकी अगर डेफिशिएंसी है, इनकी अगर कमी है, तो आप ये मान के चलो कि ये समस्या अपने जो है डेयरी फार्म्स पे आने वाली है। अब वो हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता करना है कि कमी किस चीज की है। एनर्जी की कमी है कि प्रोटीन की कमी है, बैलेंस नहीं है प्रोटीन एनर्जी, या हम जो मिनरल दे रहे हैं, मिनरल की प्रॉब्लम है, वाइटामिन की प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है, ये हमें पता करना पड़ेगा। और ये हम पता कर सकते हैं। अब आप अगर डेयरी फार्मर हैं तो आप ये देखोगे कि न्यूट्रिशन, मैंने बताया ना, पता कैसे करेंगे? अगर हमारा डेयरी फार्म पे इनएडिकेट न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, सही तरीके का न्यूट्रिशन या पोषण हम अपने पशु को नहीं दे रहे हैं, तो अगर दूध के तौर पे देखें तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है? पहला, सबसे बड़ा जो आपको दिखता है कि दूध कम हो गया, दूध कम हो गया। पुअर पीक मिल्क, मतलब हम जब हमने उम्मीद लगा के रखी है कि मेरी गाय ब्याने के बाद से जो है 35 लीटर 40 लीटर दूध देगी, या सपोज एक अच्छी गाय हमने खरीद के लाया, जो जो जिससे हमने खरीदा, उन्होंने बोला कि ये 25 लीटर तो लास्ट लैक्टेशन में दिया था, इस बार तो ये 30 देगी ही देगी। पुअर पीक मिल्क मतलब वो गाय पीक पे ही नहीं आई, मतलब जितना उन्होंने कहा था उसका उतना, जितना वो दे रही थी उतना भी उसने नहीं दिया। साथ ही साथ फैट एसएनएफ की प्रॉब्लम, परसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। परसिस्टेंसी का मतलब जो कंटिन्यूटी बनी रहती है गायों की, जितना, अगर जैसे सपोज आज उसने 30 लीटर दिया, तो कल भी उसको बढ़ना चाहिए अर्ली लैक्टेशन में, मतलब वो 30 32 34 ऐसे रहना चाहिए, लेकिन वो परसिस्टेंसी नहीं है, वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमने जो एक उम्मीद लगा कर रखी थी कि गाय ज्यादा दूध देगी, हमको ज्यादा फायदा होगा एज अ बिजनेस, अगर हम इसकी कर रहे हैं तो हमें उसमें कम मिल्क की वजह से इनकम हमारा कम होगा। और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स उसमें अगर न्यूट्रिशन की वजह से आती है, तो सबसे बड़ा जो है डिलेड फर्स्ट हीट। अब जैसे गाय ब्या गई, ब्याने के बाद उसका हीट आ जाना चाहिए 35 45 50 दिन में, लेकिन वो नहीं आता है। तो वो डिलेड फर्स्ट हीट लेट में आया, जिसकी वजह से जो साइकिल है ना, पूरी साइकिल हिल गई। मतलब एक लैक्टेशन साइकिल जो होना होना है, जैसे हमें 9 महीने 9 दिन में एक बच्चा चाहिए ही चाहिए अपने काउ से, वो नहीं हो पाता। और फिर हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या,
क्योंकि हीट में नहीं आई तो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। हमने 2 बार 3 बार उसको एआई करा, लेकिन वो कंसीव नहीं कर रही है, लो कंसेप्शन रेट हो गया। लॉन्ग, जैसे मैंने बताया, कार्विंग इंटरवल बढ़ गया। साइलेंट हीट में है, हीट में आ रही है बट साइलेंट है। और मोर ओपन डेज, ज्यादा टाइम तक ओपन रहेगी, जो है गाउ काउ खाली रहेगी, और मोर लॉसेस। इसकी वजह से हमारा जो है खर्चा बढ़ रहा है फीड के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें, जो जो डेफिशिएंसी, जो बीमारियां जो न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। जैसे किटोसिस, किटोसिस की समस्या आती है, जिसमें मिल्क फीवर हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, गाय बैठ जाती है ब्याने के बाद, उठती नहीं है 24-48 घंटे के भीतर ही ब्याने से। फैटी लीवर की समस्या बहुत कॉमन है आज के समय में। एसिडोसिस की प्रॉब्लम, जिसमें एसिड बन जाता है, पीएच फ्लक्चुएट करता है रुमेन का। और साथ ही साथ एबोमेजम डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। और ये सारे की सारी समस्याओं में होता क्या है कि जो कॉस्ट है, हमारा डेयरी फार्मर जो है उसको बहुत कॉस्ट खर्चा करना पड़ता है उनके ट्रीटमेंट के ऊपर। इसके अलावा कुछ बीमारियां जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से है, इसकी कमी की वजह से होती है, वो कौन कौन सी हैं? वो आपके, अगर आप देखोगे तो, मस्टाइटिस, जिसको थनैला रोग बोलते हैं। इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कभी कभी इसको फीवर हो गया, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। प्लेसेंटा आरोपी की समस्या आ गई, जेर फंस गया, मेट्राइटिस की समस्या आ गई। और ये क्या करते हैं, ये जितनी समस्याएं क्लिनिकल प्रॉब्लम है, कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एनिमल पहले से ही वो चैलेंज हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, वो चैलेंज हुआ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से सारी सारी समस्याएं जो है इम्यूनिटी की तरफ आ गई। और फिर वो हमारा जो वेटनरियन है उसको हमें ज्यादा उसको बार बार बुलाना पड़ता है, और हमारे जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप देखोगे डेयरी फार्म्स पे, तो अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये समस्याएं चल रही हैं। लेकिन अभी एक और भी समस्या, और भी कुछ समस्याएं हैं। अगर बेसिक लेवल पे, अगर हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करते हैं, तो हेल्थ केयर की समस्या जो हमारे पशुओं में है, ये अभी भी लैक है, कमी है। एआई वर्कर्स, उस तरह के एआई वर्कर्स हमको नहीं मिलते जो बहुत स्किल्ड एआई वर्कर्स हैं। फीड सप्लीमेंट्स जो एक्चुअल में हमें चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें कौन सा फीड सप्लीमेंट देना है। और एक जो बहुत बड़ी समस्या है बैलेंस डाइट की, हम बैलेंस डाइट अपने पशुओं को अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे जो एक्चुअल हमारे पशुओं की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स, विटामिन, एनर्जी, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो है हमारे पशुओं को नहीं मिल पा रही है। और साथ ही साथ उसकी वजह से जो है इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन की जो समस्याएं जो है हमारे डेयरी फार्म्स पे आती हैं। ये समस्याएं डेयरी फार्म्स पे बहुत ही कॉमन है, जो आज के समय में हमारे पशुपालक फेस कर रहे हैं। अब अगर मैं डाटा की बात करूं, ये हमारे इंडिया का ही डाटा है कि अगर अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक लॉस कितना हमें नुकसान हो रहा है, तो मैं एक बहुत ही एवरेज एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया हूं कि 20 लीटर वाली अगर कोई गाय है, और सपोज हमने उम्मीद करी कि ये गाय कम से कम इस फर्स्ट लैक्टेशन की काऊ ये है, ये पहली बार ये ब्याह रही है, तो ये गाय कम से कम ये 20-22 लीटर, जो 22-24 लीटर तो दूध देगी। लेकिन अगर न्यूट्रिशन वहां पे सब ऑप्टिमल है, न्यूट्रिशन जो है अगर प्रॉपर नहीं दे रहे हैं हम, तो वो गाय 20 के बजाय 16 लीटर, 17 लीटर तक आ सकती है। तो और उसमें फैट, जो हम उम्मीद करेंगे कि फैट बढ़ना चाहिए था, वो कम हो गया। प्रोटीन मिल्क का कम हो गया। और इकोनॉमिक लॉस, अगर हम दूध की प्राइस, अगर हम एवरेज 38 रुपए लीटर ले लेते हैं, तो और रोज का अगर 3 लीटर का नुकसान अगर मानते हैं, तो उसके हिसाब से 114 रुपए प्रतिदिन का नुकसान करते हुए हमारा करीब करीब एक मंथली लॉस जो है 3,420 रुपए एक काऊ पे हमारा नुकसान हो रहा है। अगर 100 गायों की बात करें तो 3.5 लाख रुपए के आसपास जो है हमारा नुकसान हो रहा है। ये मैंने एक मोटा मोटी निकाला है, जो हमारे डेयरी फार्म्स पे ये समस्याएं हैं, अगर हमने प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं करी तो ये जो डाटा है, ये डाटा फार्म टू फार्म वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, बट एक मोटा मोटी किसी डेयरी फार्म का मैंने डाटा उठाया, जो मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं रिपीट ब्रीडिंग या एनेस्ट्रस की बात करूं, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत कॉमन समस्या है, जिसमें हमें, अगर आप देखोगे तो जो लॉस है, नुकसान जो है, उसमें वो 10 से 12 हजार प्रति काऊ का नुकसान हो रहा है अभी। और ये ऐसा नुकसान है जो हमें पता भी नहीं चलता, ये हमें नुकसान पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल जो है फीडिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। गाय तो रिपीट में आ गई, रिपीट के आने की वजह से फीडिंग तो आप बंद करोगे नहीं, आप फीडिंग करा रहे हो, ऊपर से ट्रीटमेंट का सारे कॉस्ट कर रहे हो, सारा जो है सीमेन, स्ट्रॉ, सारे सारे खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। और अगर हम सेक्स सीमेन का प्रयोग करते हैं तो उसके खर्चे और भी ज्यादा होते हैं। तो एक एस्टिमेटेड लॉस जो है रिपीट ब्रीडर्स का 10 से 12 हजार पर काऊ हम नुकसान सह रहे हैं। और अगर एन स्ट्रेस में है, गाय अगर हीट में आती ही नहीं है, उस दौरान भी हमने कोशिश करी कि हम जो है सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और ये आपको पता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही कॉस्टली है। इसमें भी अगर मैंने देखा है कि अगर
एनेस्ट्रस की समस्या आती है अगर हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं, फीड के ऊपर जाते हैं, तो एक गाय के ऊपर जो है खर्चा 5,000 से 7,000 हमें नुकसान कर रहा है। अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो आपको नियर अबाउट इसके आसपास मिलेगा। तो मतलब ये सारे की सारी प्रॉब्लम, जो चाहे वो दूध से हो, चाहे वो रिपीट ब्रीडिंग की हो, चाहे वो एनेस्ट्रस की, इसमें आप देखोगे ये सारी की सारी प्रॉब्लम न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से पूरी तरह से रिलेटेड है। तो ये खर्चे हमारे जो हम बचा सकते थे, उस उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमने प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन दिया होता अपने पशु को तो। अब ये तो समस्याएं हो गई, अब सॉल्यूशन क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहली स्लाइड में बताई, दूसरी स्लाइड में बताई, वो था हमारा 70% कॉन्सेप्ट। 70% कॉन्सेप्ट अर्ली लैक्टेशन का। जब गाय ब्याती है, ब्याने के बाद मैंने बताया कि जो पहला 3 महीना होता है उसमें हमारा जो एनिमल जो है, 70% जो मिल्क है हमारे पूरे लैक्टेशन का काऊ का, वो हम फर्स्ट 3 मंथ में ही लेते हैं, लेना चाहिए हमें। लेकिन हम अगर न्यूट्रिशनल चैलेंज है, न्यूट्रिशन हम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, एनर्जी प्रोटीन प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा जो मिल्क हमें चाहिए होगा पशु से वो हम नहीं ले पाएंगे। एनिमल हमारा नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। मतलब जो एनर्जी है बाहर से, जितना एनर्जी वो अपने अंदर से खर्च कर रहा है, उतना हम उसको फीड के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं। आपने हमेशा सुना होगा निगेटिव एनर्जी। आप जितने यहाँ पे हमारे साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, आपने सबने सुना होगा निगेटिव एनर्जी की जो समस्या है। हमेशा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, वेटनरियंस बोलते हैं, सब लोग एक बात बोलते हैं कि निगेटिव एनर्जी हमारे पशुओं में आ गई है। लेकिन किसी ने कभी सुना है निगेटिव प्रोटीन भी होता है? हमने कभी नहीं सुना निगेटिव प्रोटीन। निगेटिव एनर्जी मैंने आपके बताया कि जो एनर्जी हम पशु को बाहर से फीड के थ्रू देना चाहिए वो कम पड़ जा रहा है। तो पशु क्या करता है, अपने शरीर के अंदर जो रिजर्व होता है उसको यूटिलाइज करता है अपने अपने एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। या दूध, जैसे ही गाय ब्याती है, गाय दूध देती है, वो अपने पेट को, अगर आप ऐसे एक सोचोगे तो अपने पेट को काट के जो है आपको दूध दे रही है। साथ ही साथ अर्ली लैक्टेशन में हमें ध्यान ये रखना है कि बॉडी कंडीशन स्कोर को मेंटेन करके चलना है, जो 2.75 और 3.25 के रेंज में होना चाहिए। पीक मिल्क को हमें मैक्सिमाइज करके चलना है, जिससे कि कोई जो है बिना फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। साथ ही साथ जो एआई होगा टाइमली होगा, और मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। साथ ही साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये 70% जो कॉन्सेप्ट है, 70% का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट 3 मंथ इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम। मैक्सिमम मिल्क हम ले सकते हैं, और वैसी उसी टाइम पे हम एआई, और उसी टाइम पे जो है हम अपने गाय से जो हमारा इकोनॉमिक, हम अपने डेयरी फार्म का सुधार सकते हैं। साथ ही साथ एक एक चीज और ध्यान रखना है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ साइकिल बेस्ड फीड। अब ऐसा नहीं है कि जो जो गाय को आप मिल्किंग एनिमल को फीड देते हैं, वही वही फीड आपके काफ को भी चाहिए, वही फीड आपके हीफर को भी चाहिए, वही फीड ट्रांजिशन में नहीं। सबकी फीड अलग है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। सबकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग है। इसी वजह से हमें जो है स्ट्रेटेजिक डाइट मैनेजमेंट पे काम करना है, कि मतलब काफ की जो फीडिंग होगी उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होनी चाहिए, हीफर की अलग होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन और एनर्जी का जो बैलेंस है वो भी प्रॉपर हो। और अभी क्या होता है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट है, वो कस्टमाइज अपना खुद का फॉर्मुलेशन लेके हम हमारे डेयरी फार्मर बनाते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी इस तरह की फीड अगर आप बनाते हो तो डेफिनेटली इस चीज का जरूर ध्यान रखा करें कि वो फिर भी अगर आप देते भी हो तो एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट होके जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट होके फायदा ये होगा कि किसी ना किसी फीडिंग सिस्टम को हम फॉलो करें। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम एनआरसी को फॉलो करते हैं, जो अभी नासिम नासिम के नाम से जाना जाता है। उसकी गाइडलाइंस है कि एनिमल की जो फीडिंग है, काफ की फीडिंग है, हीपर की फीडिंग है, ट्रांजिशन की फीडिंग है, वो फीडिंग सिस्टम के तहत हमको अपने एनिमल की फीडिंग करानी चाहिए, जिसमें नई नई जो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि एनिमल को एक्चुअल में क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनिमल को मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन इज द ओनली प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड बाय द एनिमल। मतलब वह प्रोटीन जो एनिमल एक्चुअल में जो है यूज करता है अपने प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए, सीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको। और वो हम बैलेंस करते हैं, अमीनो एसिड बैलेंसिंग। क्योंकि अमीनो एसिड एक्चुअल में, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनिमल को एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें लाइसिन और मैथिनिन का कॉन्सेप्ट है। लाइसिन और मैथिनिन, लाइसिन मैथिनिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे क्रिटिकल अमीनो एसिड है, लिमिटिंग अमीनो एसिड है, मैथिनिन पहला है, दूसरा जो है लाइसिन है। ये दोनों दोनों बैलेंस करके हम इनको बैलेंस करके देते हैं, और ये लेटेस्ट जो है अभी ट्रेंड में है, और ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में इस समय कॉन्सेप्ट चल रहा है। साथ ही साथ अभी पहले क्या होता था कि हम लोग फीड को
TDN पे बैलेंस करते थे, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। इसके ऊपर बैलेंस होता था। ये एनर्जी का मॉडल है, एनर्जी का यूनिट है। बट अब आज के समय में हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं? हम इसको करते हैं नेल के ऊपर, नेट एनर्जी लैक्टेशन। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन के लिए CP इंपॉर्टेंट नहीं है, MP इंपॉर्टेंट है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन। वैसे ही एनिमल के एनर्जी की अगर हम बात करें तो TDN इंपॉर्टेंट नहीं है, ME इंपॉर्टेंट नहीं है, नेल इंपॉर्टेंट है। नेल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूँ कि नेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट एनर्जी जो लैक्टेशन होती है वह एनर्जी होती है जो एक्चुअल में एनिमल के मिल्क के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि उसमें कोई वो एनर्जी बिल्कुल वो फिल्टर करके एनर्जी निकाली जाती है जो एनर्जी आपके एनिमल को यूटिलाइज करता है प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए। इस स्लाइड के माध्यम से एनर्जी न्यूट्रिशन। अब एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी इज द मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि एनर्जी ज्यादा जरूरत है कि प्रोटीन ज्यादा जरूरत है दूध के लिए, तो न्यूट्रिशन में, डेयरी न्यूट्रिशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी। एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि देखो, मैंने एक एनर्जी मैथ बनाया है आपके लिए। 1 लीटर ऑफ द मिल्क, अगर आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे तो देखोगे कि मैं अगर कोई 1 लीटर दूध गाय हमारी दे रही है तो उसको 1266 किलो कैलोरी एमी की जरूरत है। लेकिन अगर एनी नेल की बात करें, नेट एनर्जी की, तो 740 चाहिए 1 लीटर दूध के लिए। तो अगर मैं इसको NRC के कॉन्सेप्ट में रखता हूं तो 1 लीटर के हिसाब से 740 खर्चा हो रहा है नेल, और 1266 खर्चा हो रहा है एमी। तो एमी ज्यादा है, नेल तो कम हो गया। इसलिए कम हो गया क्योंकि 1266 में से आप 740 अगर आप उसको माइनस करेंगे तो 526, तो ये जो है एनर्जी लॉस हो जाती है। ये एनर्जी लॉस होती है कहाँ पे? गोबर में, यूरिन में और गैसेस के फॉर्म में। इसी वजह से ये एनर्जी को हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसीलिए एमी को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं गाय के दूध के उत्पादन में। इसी वजह से नेल का कॉन्सेप्ट आया कि नेल वह एनर्जी है जो उन लॉसेस को, उन लॉस जो जो गोबर के थ्रू, जो यूरिन के थ्रू, जो गैसेस के थ्रू निकल जाता है, उसको हम लोग हटा के जो एक्चुअल फिल्टर्ड एनर्जी हमारे एनिमल को चाहिए होती है नेल। और ये हम लोग बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस करके बता सकते हैं कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से जब एनर्जी की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिए कि दूध जो हम पशु से लेते हैं वो एनर्जी से लेते हैं, ना कि प्रोटीन से लेते हैं। और अगर प्रोटीन भी आप देते हो तो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। और इन जनरल अगर आप समझो एनर्जी, इसी वजह से बार बार बात आती है निगेटिव एनर्जी की। हमारा पशु करीब करीब हर समय निगेटिव एनर्जी में रहता है क्योंकि हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं कर पाते अपने पशु की। इसी वजह से न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी ये होती है कि अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के अपने फीड की जो डेंसिटी, एनर्जी घनत्व को बढ़ा लीजिए फीड की। ड्राई मैटर इनटेक, जो पशु को 24 घंटे में हरा चारा, भूसा और फीड हम देते हैं, उसको मेंटेन करना चाहिए। बाईपास फैट एक जो है अभी चल भी रहा है, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं बाईपास फैट। ये एक ऐसा सोर्स है जो एनर्जी डेंसिटी को बहुत जल्दी बढ़ाता है फीड के। क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट जो है, एक तो बाईपास है, डायरेक्ट इंटेस्टाइनल लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और बहुत ही अच्छा सोर्स है जो एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा के आपके पशु में इंस्टेंट रिजल्ट आपको दे सकता है। पशु को ये नहीं सोचना चाहिए कि इमोशन में आके कि मैं बहुत ज्यादा खिला के इसको ओवर कंडीशनिंग कर दूंगा, ज्यादा मोटा कर दूंगा तो ये बहुत अच्छी बात है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। क्योंकि इससे आपका BCS बढ़ेगा एनिमल का। जब BCS बढ़ेगा तो उस मैं आपको आगे एक स्लाइड में बताऊंगा कि BCS होना कितना चाहिए। तो BCS 3 और 3.25, एक कोई अच्छी काऊ है तो नियर अबाउट आपका 3.25 के रेंज में मिल्किंग वाली काऊ का होना चाहिए BCS। तो क्योंकि जो गाय ब्याने के करीब रहती है उसका आप ये मान के चलो कि करीब करीब BCS का जो नुकसान होता है 0.5 पॉइंट्स के आसपास पोस्ट कार्विंग होता है। तो इसी वजह से BCS भी एनर्जी पैरामीटर है। जो गाय में हड्डियां दिखती हैं, आपने देखा होगा कि जो गाय में हड्डियां दिखने लगती हैं, ये BCS डिनोशन है। और ये एनर्जी डेफिशिएंसी है, एनर्जी की कमी रहेगी। आप ये सोचोगे नहीं, ये प्रोटीन दे के उसको हम उसको फिर से भर देंगे सारी हड्डियां, ऐसा नहीं है। मसल ये आप नहीं भर सकते, इसको आपको एनर्जी के साथ ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ये एनर्जी मैथ जो मैं आपको समझा रहा था। अब आए हम प्रोटीन के ऊपर। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रोटीन में अभी क्या हो रहा है कि CP देते थे। CP हम दे रहे थे, बट CP अगर हम बात करें तो प्रोटीन अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो हमको RDP और RUP को बैलेंस करना करना चाहिए अपने फीड में। तो मिल्क, ये सारा का सारा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। ये हम इन जनरल ऐसे नहीं कह सकते कि आप ऐसे बैठेंगे तुरंत आप इसको बैलेंस कर लोगे। इसके लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और साथ ही साथ
इसमें आपको पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से आपको पूरी बैलेंसिंग पता चलेगी कि एक्चुअल में मैं ऐसे अंदाजा लगा के नहीं कर सकता कि आप सोचोगे कि मैं इतने 40% जैसे होता है कि हमने 50% खल डाल दिया। अब उस 50% खल में कितना आरडीपी है कितना आरयूपी है ये नहीं पता चल पाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी खल हमारे पास हैं मोर देन 50% उसका उसका जो है डिग्रेडेशन होता है रूमन के अंदर। और मिल्क बनाने के लिए हमको मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की जरूरत है, जैसे मैंने बताया, ना कि सीपी की जरूरत है। और रिप्रोडक्शन जो आज के समय में बहुत कॉमन चल रहा है कि रिप्रोडक्शन की समस्या है, रिपीट की समस्या है। अगर हमारा हम चाहते हैं कि हमारा हमको एक 9 महीने 9 दिन में हमें अपने काऊ से एक काफ मिले, तो हमें अमीनो एसिड बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने आरडीपी, वह प्रोटीन जो बहुत ज्यादा टूटती है, वो प्रोटीन जो बहुत ज्यादा रूमन में टूटती है, रूमन में कितना मैंने बताया कि 50% से ऑन एवरेज 50% जितने भी हमारे केक्स हैं, चाहे सोयाबीन हो गया चाहे आपका मस्टर्ड केक हो गया, कुछ ऐसे केक्स होते हैं सनफ्लावर के, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑन एवरेज 50% रूमन में ही टूट जाते हैं। और अगर हमने कुछ ज्यादा दे दिया, एक्सेस दे दिया जो रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, तो उसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पशुओं में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूट्राइन का जो यूट्रस का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है। और हम देखते होंगे ना, हमें बार बार अपने पशुओं में एबॉर्शन के केसेस दिखते हैं, एम्ब्रियो लॉस के केसेस दिखते हैं। इसी वजह से जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसमें आरडीपी आरयूपी को हमेशा बैलेंस करके देना है। एमपी सप्लाई बैलेंस कर सकते हैं, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की नीड कितनी है इसको कर सकते हैं। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कभी भी किसी डेयरी फार्म पे अगर आपको आपके डेयरी फार्म पे या कोई ऐसा आपका कस्टमर है, सपोज मैं फीड मिलर हूँ, मेरा कोई कस्टमर है और वो शिकायत करता है बार बार कि फीड कितना भी खिला रहे हैं लेकिन बट मेरे फीड, आपकी फीड की वजह से, या जब से हमने शुरू किया हमारे एनिमल्स में रिपीट की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, या मैं 1 साल से खिला रहा हूँ रिपीट की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो उस परिस्थिति में हमें हमेशा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक कराना चाहिए। उसका जो रेंज होता है वो 10 से 14 mg पर डीएल होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आ रहा है तो अलार्मिंग है। फिर आपको अपने डाइट को देखना पड़ेगा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा जो है प्रोटीन आरडीपी के फॉर्म में तो बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। रूमन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड्स मेथियोनिन और लाइसिन का प्रयोग करना है, मैंडेटरी है, कि इसकी वजह से जो हमारा आरयूपी का सोर्सेस है रूमन अनडिग्रेडेबल, क्योंकि डायरेक्ट जो प्रोटेक्टेड फॉर्म में अगर वो जा रहा है इंटेस्टाइनल लेवल पे, तो आपके एनिमल में खास तौर पे जो मेथियोनिन है ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। दूसरा, मिनरल न्यूट्रिशन। अगर मैं मिनरल न्यूट्रिशन की बात करूं तो एक साइलेंट, बहुत लोगों को पता है ये सारी चीजें कि हम लोग बहुत से मिनरल मिक्सचर ट्रेस मिनरल्स यूज करते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा ये एक मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा हिडन ये होता है कि जिसमें आप ये देखोगे कि इसकी डेफिशिएंसी हमें पता भी नहीं चलती। हमको ये पता, हमने इसी देखा है कि रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ गई एनिमल्स में, बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। आरओपी की प्रॉब्लम आ रही है प्लेसेंटा रिटेन करने की, एनेस्टर्स की जिसमें हीट में एनिमल नहीं आती। तो मिनरल न्यूट्रिशन में हमने देखा कि अगर हमने मिनरल्स प्रॉपर तरीके से, हाईली बायोअवेलेबल मिनरल, जो मिनरल अभी मिनरल की बहुत ज्यादा माथापच्ची चल रही है इंडिया में, आपने देखा होगा कि सब सब लोग मिनरल के पीछे भाग रहे हैं। मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं बहुत हाईली हाई पीपीएम का मिनरल यूज करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा जिंक इसमें रखा है, इसमें मैंने कॉपर बहुत ज्यादा रखा है, ये रखा है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए हाईली बायोअवेलेबल सोर्स जो इंटेस्टाइनल लेवल पे अवेलेबल हो एनिमल को। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहीं मैं ऐसा मिनरल मिक्सचर या ऐसा ट्रेस मिनरल तो यूज नहीं कर रहा हूँ जो जिसमें एंटागोनिज्म हो, मतलब इंटरेक्शन हो, मिनरल इंटरेक्शन हो, या बहुत इनऑर्गेनिक यूज किया गया हो, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ डिकैड अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, जो डिकैड जिसमें सॉल्ट बैलेंसिंग होती है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर की, जो पोस्ट प्री पार्टम और पोस्टमार्टम दोनों बैलेंस किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये एक हिडन है मिनरल्स का। मिनरल्स में हमें सारी चीजें चेक करनी चाहिए कि हम कौन सा मिनरल यूज कर रहे हैं, हाईली कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हाई पीपीएम का यूज कर रहे हैं क्लेम की, मतलब उसमें 20% जिंक है और वो बहुत अच्छा सोर्स है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक सॉल्ट यूज करते हो तो उसकी उसकी वजह से इंट्रैक्शंस होते हैं। इंट्रैक्शंस का मतलब दो मिनरल आपस में इंटरेक्ट करेंगे रूमन के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो नुकसान ये होता है कि कुछ ना कुछ एक गलत हो सकता है रूमन के अंदर, और साथ ही साथ एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा गोबर के थ्रू। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो है ट्रांजिशन पीरियड। अगर मैं ट्रांजिशन पीरियड पे जाता हूँ कि हम एक स्ट्रेटजी हमारी है कि ट्रांजिशन पीरियड को हम लोग कैसे मैनेज करें, गोल्डन विंडो मैंने नाम रखा है, तो गोल्डन विंडो -21 डेज टू 21 डे, मतलब काविंग से 20 दिन पहले और 20 दिन बाद का टाइम। विशेष ध्यान इसमें ये देना रहता है कि इसमें डाइट को हमें एनर्जी रिच बनानी है।
डाइट डाइट को, उसमें बीसीएस का विशेष ध्यान है। बीसीएस हमारा जो है 3.25 और 3.5 के रेंज में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3.5 से ज्यादा मतलब आपने देखा होगा कि वो पिन बोन, शोल्डर बोन, ये दोनों एकदम बिल्कुल छुप जाते हैं, अगर गाय गाय में आपने ध्यान दिया होगा। और साथ ही साथ एनडीएफ, जो वह इफेक्टिव एनडीएफ फाइबर जो डाइजेस्टिविटी इंप्रूव करे, वो फाइबर का यूज करो, जैसे साइलेज हो गया, ये सारी चीजें। एनाइनिक सॉल्ट्स का यूज कर सकते हैं। एनाइनिक सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ई, सेलेनियम, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमेशा चेक करते रहना चाहिए नेफा। नेफा मतलब नॉन स्टेरॉइड फैटी एसिड्स, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अगर ये प्री पार्टम में नेफा और पोस्ट पार्टम में बीएचपी है, ये दोनों को चेक करके ये वैल्यूज जो है आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर इससे ज्यादा हो रहा है, इससे इसके आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। फिर अगर मेटाबॉलिक डिजीजेस तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, जैसे कीटोसिस हो गया। मैं बात कर रहा था कि अगर हमने ट्रांजिशन को मैनेज करा, तो जो पोस्ट कार्विंग जो समस्या आती है कार्विंग के बाद, जैसे कीटोसिस, मिल्क फीवर, प्लेसेंटा रिटेन, एनेस्ट्रस, तो ये सारे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेटर फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन, मतलब फिर हम उम्मीद यही करेंगे गाय ब्याने के बाद से प्रॉपर हिट में आएगी, साथ ही साथ समय पे हिट में आएगी, पीक पे आएगी, और फिर हम उसको इजिली कंसीव भी करा सकते हैं। बॉडी कंडीशन स्कोर, मैंने आपको बताया कि बॉडी कंडीशन स्कोर अगर आइडियल टारगेट्स रखा जाए तो काविंग के समय 3 to 3.25 होना चाहिए। अगर ड्राई ऑफ की बात करें तो 3.25 से 3.5 होना चाहिए। काविंग के समय मैंने बता दिया, ब्रीडिंग 2.75 के आसपास होना चाहिए। तो ये एक रेंज है, इसको ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम इसमें हमें थोड़ा सा टेक्निकली जाके खुद चेक करने आना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली बीसीएस पे नहीं है, बट आप इसको आराम से डेयरी फार्म पे चेक कर सकते हो कि मेरे गाय का बीसीएस कितना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो है मैंने बताया, जैसे विटामिन ई, सेलेनियम, आज के समय में बीटा कैरोटीन बहुत कॉमन है, ये सारी चीजें, जिंक हो गया, मैथ्यूनिन हो गया, ये चार पांच ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे एनिमल्स में डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी चीजें तो हम दे ही रहे हैं, बट ध्यान में भी रखना है कि अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन हमें मिलता है तो ये हमारे लिए, हमारे एनिमल्स में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को खत्म कर सकते हैं, एनेस्ट्रस की प्रॉब्लम को समझ खत्म कर सकते हैं, और यूट्राइन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये की न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो एनिमल्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब अगर मैं पूरा जो स्ट्रेटजी की बात करूँ ना, जो मैंने भी आपको समझाया कि हम कैसे न्यूट्रिशन के थ्रू इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं इसको तीन फेजेस में डाल दिया है। फेज वन है ट्रांजिशन स्टेबलाइजेशन, जिसमें हमारा जो गोल होगा वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कीटोसिस, मिल्क फीवर, और ये हम कब करेंगे, काविंग से पहले। इसके लिए हमें जो हमारा ट्रांजिशन का जो फीड होता है, ट्रांजिशन की जो हमारी डाइट होती है, तो ये हमारा काम शुरू होगा ब्याने से 20 दिन 21 दिन पहले। दूसरा जो फेज होता है अर्ली लैक्टेशन, जस्ट आफ्टर ब्याने के बाद, जिसमें हमारा टारगेट ये रहता है, गोल ये रहेगा कि हम निगेटिव एनर्जी बैलेंस एनिमल में कम करें, जिससे कि ओवेरियन रीस्टार्ट हो। मतलब जहां से हमारा एनिमल निगेटिव एनर्जी में नहीं आए, आने की वजह से कम, अगर निगेटिव एनर्जी में नहीं आएगा तो हम अपने एनिमल में जो साइक्लिसिटी के जो इश्यूज आ रहे थे उसको दूर कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये दूसरा फेज ये हो गया। तीसरा फेज जो होगा प्री ब्रीडिंग ऑप्टिमाइजेशन, गोल इंप्रूव द कंसेप्शन रेट, जिसमें हम कंसेप्शन रेट को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ये तीन फेजेस में मैंने इसको, जो मैंने आपको समझाया, इसको मैंने तीन फेजेस में आपके सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैंने बताया था शुरू में कि इसको हम लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि सब ऐसे अंदाजा लगा के हमने कोई भी डाइट बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो एक बेस होता है। तो जो हमारा बेस होगा वो एनआरसी के हिसाब से, एनआरसी को हम लोग फॉलो करते हैं, और एनआरसी के नियर टू कोशिश करते हैं कि जो हमारे एनिमल का मिल्क, जो भी मिल्क है, उसके हिसाब से जो है हम लोग अपने डाइट को मैनेज करें, जिसमें जिसमें एनर्जी, आरडीपी, यूडीपी, सीपी, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन, एनडीएफ, एडीएफ, स्टार्च, इतना इतना होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी मिनरल्स हैं जो मैं आपको बता रहा था अभी, क्लोराइड, सल्फर, इसमें डीकैट कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है विटामिन A, D3, E कितना होना चाहिए, ट्रेस मिनरल्स, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक कितना होना चाहिए, सारा जो है एज पर द एनआरसी रिजीम हम लोग जो है फॉलो करते हैं, और इसको इस बेसिस पे बनाते हैं। इसी तरीके से तो मिल्किंग का हो गया, उसका हो गया, बट अब डॉक्टर साहब काफ एक बार मिल्क। पिछली स्लाइड थोड़ा बताएंगे? पिछली, इससे पिछली, एनआरसी वाला, राइट सर, इसके बारे में। इसके बारे में यही है कि एनआरसी का ये है, डेज इन मिल्क के हिसाब से दिया है ये। ठीक है, इसमें मिल्क है, फैट है, प्रोटीन है, डायमेट्री इनटेक इसका कैलकुलेटेड है, इसमें एमई है, नेल है, आरडीपी, यूडीपी है, सीपी है, एमपी है, एनडीएफ है, एडीएफ है, स्टार्च है।
तो ये डाइट के हिसाब से है, ये किसी कंपाउंड फीड का नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी एनआरसी है, वो आपका जो भी डाटा आप एनआरसी का देखते हो, और इवन अगर किसी कोई भी डाटा आप देखा करो, हमेशा डाइट के ऊपर वो डाटा फोकस करिए। कंपाउंड फीड से डायरेक्ट आप लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका मिनरल्स हो गया सारा। फिर आपका काफ ग्रोवर हीफर की फीडिंग का हो गया, एज इन डेज के हिसाब से बॉडी वेट इतना इतना होता है। ड्राई मैटर इनटेक जो है, आरडीपी, यूडीपी, सीपी, एनडीएफ, एडीएफ, ये सारा। तो इसके हिसाब से एक एक डाटा आपके पास है, एक स्टैंडर्ड एक आपके पास डाटा है, जिसके अगर हम कभी फॉर्मुलेशन बनाते हैं या डाइट बनाते हैं, तो डाइट में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इतना डिकेड होना चाहिए। इतना जो है डिकेड अगर हम नियर टू पहुंचते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो एनिमल होगा इसमें इस तरह की समस्या नहीं आएगी, फिर हम इसको जो है फार्म पे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। फिर ड्राई काउ फीडिंग मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे, तो मैंने बताया था कि जैसे जो दो रहता है इसमें, फार ऑफ ड्राई और क्लोजअप जो पीरियड होता है, जो 42 से 21 दिन पहले का, उसमें उसके हिसाब से ये दिया है इसमें न्यूट्रिशनल जो कंपोजिशंस हैं, जिसमें एमई हो गया, एनई, आरडीपी, यूडीपी, सीपी, एमपी, एनडीएफ, एडीएफ, ये सारा टीएमआर सिस्टम में है। इसको ध्यान में रख के ही फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश की जाती है कि इतना एनिमल को मिले, कहीं ज्यादा कहीं कम, एक प्रिसिशन वे में मैनेज करने की कोशिश की जाती है ड्राई गाउ फीडिंग मैनेजमेंट, जिसमें आपका कैल्शियम, सारे मिनरल्स आ गए, सारे ट्रेस मिनरल्स आ गए जो उसकी रिक्वायरमेंट है एज पर द एनआरसी, जो कि नासेम के नाम से जाना जा रहा है। अब टेक होम मैसेज क्या है आज के हमारे इस प्रेजेंटेशन का, ये है कि थिंक लाइक अ डेयरी फार्मर। बीइंग अ वेटनरियन एज ए एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा हमेशा सोचना ये रहता है, जो मैं फील्ड में देखा है मैंने, कि मैं अगर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट सोचूंगा तो मैं शायद उस तरीके से नहीं सोच सकता हूँ। अगर मैं डेयरी फार्मर की तरफ सोचूंगा तो मैं उनकी पेन को ज्यादा इजीली समझ सकता हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि द बेस्ट राशन इज द वन दैट इम्प्रूव आईयूएफसी, इनकम और फीड कॉस्ट। वह राशन चाहे जितना भी अच्छा बना लो, अगर वो आपके आपके डेयरी फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी ना बढ़ा पाए तो बेकार है। और अगर कितना भी अच्छा राशन हो, अगर वो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब फिर वो बेकार है राशन। तो वह राशन होना चाहिए जो प्रॉफिटेबिलिटी भी दे, और साथ ही साथ जिसकी वजह से वो दूध भी उसका इम्प्रूव हो, मिल्क इम्प्रूव हो एनिमल का, और साथ ही साथ रिपीट की प्रॉब्लम ना आए। रिप्रोडक्शन जो होता है मेटाबॉलिक इवेंट होता है, आप इसको किसी इनफर्टिलिटी को हार्मोन्स के साथ फिक्स नहीं कर सकते। अगर मेटाबॉलिटी रॉन्ग है तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। और ये न्यूट्रिशन में आपको लाइफ साइकिल फीडिंग को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि जैसे मैंने बताया कि एक ही फीड को आप हर जगह चला पाए, क्योंकि एवरी स्टेज है डिफरेंट रिक्वायरमेंट। फिर हमेशा इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो इकोनॉमिक्स है, वो न्यूट्रिशन की जो इकोनॉमिक्स है, वो कंपेयर टू द ट्रीटमेंट बहुत कम है। आप देखे होंगे ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आता है वो बहुत हाई हाई कॉस्ट है। एक तो जो बंदा आएगा इंजेक्शन लगाने, वो अपना लेगा चार्ज, और साथ ही साथ जो इंजेक्शन लगाए वो अलग चार्ज लेगा। तो अगर आप वो चार्जेस अगर आप देखोगे, तो वो चार्जेस कहीं ज्यादा है न्यूट्रिशन से। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को फॉलो अगर हम करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 65-70% जो हमारा कॉस्ट आ रहा है डेयरी फार्म पे, वो आप इससे मैनेज कर सकते हो। साइंस को फॉलो करना है। इसमें प्रिसीजन न्यूट्रिशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, एज पर द नीड ऑफ द एनिमल, जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें हमें फॉर्मुलेशन और डाइट आना चाहिए बनाने। और जिसकी वजह से जो और बाकी जो जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैंने बताया कि ये हमें पता नहीं चल पाता कि आरओपी इसकी वजह से हो रहा है, या रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम इसकी डेफिशिएंसी की वजह से है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा हाई पीपीएम का यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसा जिसकी वजह से मिनरल इंटरेक्शन हो रहा है मिनरल, और हमें रिपीट की प्रॉब्लम आ रही है। फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेयरी, जिसकी वजह से जो जिसमें मेजर मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी रहे, और प्रेग्नेंट हमारे एनिमल टाइमली प्रेग्नेंट हो जाए, ये हमारा मेजर मेजर फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। और अगर मैं ऐसे बात करूं इन जनरल, तो न्यूट्रिशन जो है फाउंडेशन ऑफ द मिल्क है। जो पोषण होता है वो फाउंडेशन ऑफ द मिल्क है। मेटाबॉलिज्म जो होता है फाउंडेशन ऑफ द फर्टिलिटी है, और प्रेगनेंसी जो होती है इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये तीनों को ध्यान में रख के ही जो है डाइट फॉर्मुलेशन बनाया जाए। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही होता है कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने टॉपिक जो आज का रखा है एनर्जी, जिसमें फीड टू फर्टिलिटी, इसमें यही है कि अगर हमने न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, तो हम लोग 70% अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अपने डेयरी फार्म को या फीड मिल्स को प्रॉफिटेबिलिटी पे ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम हमारे पास है वो 15-20 मिनट्स का है। थैंक यू फॉर द सेशन डॉक्टर मनीष। अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं।
तो पहला जो क्वेश्चन है, एक डॉक्टर गौरव चौधरी ने इन्होंने किया है कि मिथेनाइन एंड लाइसिन इज लिमिटिंग एमिनो एसिड इन लार्ज एनिमल, देन व्हाई वी यूज ग्लाइसिन एमिनो एसिड टू चिलेट द मिनरल मिक्सचर। जरा नीतीश जी फिर से रिपीट करिए एक बार। यस। If methionine and lysine is limiting amino acid in large animal, then why we use glycine amino acid to chelate the mineral mixture? डॉक्टर साहब देखो, ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये एक्चुअल में जो चिलेशन अगर हम करते हैं तो चिलेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि हम उस मिनरल की अवेलेबिलिटी जो है इंटेस्टाइनल लेवल पे एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट में कंट्रोवर्सी है। देखो, इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि जैसे अगर हम ग्लाइसिन से करते हैं या मेथ्योनिन से करते हैं, तो हम एज अ कैरियर जो है उसको बना रहे हैं। हमने एज अ कैरियर जो है ग्लाइसिन और मेथिलीन को बनाया है। अब ये क्लेम हम, ये मैं एज अ कंपनी अगर बोलता हूँ कि मैं नहीं, जो मैंने बनाया है चिलेशन में कैरियर मेथिलीन या ग्लाइसिन या किसी चीज को और यूज किया है कि वो अवेलेबल हो जाए इंटेस्टाइनल लेवल पे, तो ये मैं ज्यादा बेटर बता सकता हूँ कि वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप, ये सवाल थोड़ा सा कमर्शियल ज्यादा हो गया, बट टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो अवेलेबल नहीं होता है। मतलब अगर आपने मेथोनिन या ग्लाइसिन से कराया है तो वो अवेलेबल नहीं होता है टेक्निकली। ये नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में मेथोनिन और ग्लाइसिन जो है, अगर आप प्रोटेक्टेड फॉर्म में दोगे तो ही जो है वो एनिमल को मिलेगा। अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड फॉर्म में देते हो तो वो एनिमल को अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी वजह से जो आपने, आपका जो सवाल है ये थोड़ा सा ज्यादा कमर्शियल आपने क्वेश्चन पूछा कि ये दो, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। कुछ कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये अवेलेबल हो जाता है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अवेलेबल नहीं होता है। बट अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे, जितनी मैंने इसके बारे में रिसर्च या स्टडी करी है, मेरे हिसाब से ये अवेलेबल नहीं होता है। डायरेक्ट ये जो कैरियर ही यूज करते हैं इसको। लेकिन अब कुछ लोग इसको क्लेम करते हैं अगर मेथिलीन और ग्लाइसिन से चिलेट हमने करा है तो वो भी ग्लाइसिन और मेथिलीन भी जो है एनिमल को मिलता है। एक रमेश जी का क्वेश्चन नहीं, एक सजेशन एक्चुअली। ही इज आस्किंग दैट फीड फॉर्मूला बनाने में हेल्प करें। बिल्कुल करेंगे रमेश जी। अगर आप हमारे आप जहाँ से भी हैं, आप चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, तो हम लोग आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें हेल्प करेंगे आपको फॉर्मुलेशन बनाने में। सो एक बांग्लादेश से भी क्वेश्चन है, शामोल कुमार। जी। Thanks for your nice presentation. I am Shamul from Bangladesh. I want to know, in case of corn, DDGS have hinge negative decad value, and in Bangladesh we are using 30 to 40% corn DDGS in cattle feed. Then हम्म। how can I manage positive decad? सैफुल जी, एक तो इफ यू आर यूजिंग कॉर्न डीडीजीएस, कॉर्न डीडीजीएस आई थिंक आपने बताया कॉर्न डीडीजीएस आप यूज कर रहे हो। देखो, अगर आप कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल, एवरी रॉ मटेरियल जिसमें आप कुछ ना कुछ तो डिकैड होगा, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो अगर आप वैसा रॉ मटेरियल यूज करते हो जिसका डिकैड ऑलरेडी पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आपको जरूरत निगेटिव की है, या आप निगेटिव वाला यूज कर रहे हो, जरूरत आपको पॉजिटिव की है, इन जनरल मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आपको फिर आपको अपने डाइट में मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आपको डाइट को अपने मैनेज करना पड़ेगा कि अगर एनिमल की रिक्वायरमेंट निगेटिव की है, खासतौर पे फॉर फॉर द ट्रांजिशन पीरियड, देन आपको वो कम रखना पड़ेगा। मतलब फिर आपको एनानिक सॉल्ट्स यूज करने पड़ेंगे। डाइट में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे साइलेज है, साइलेज का यूज करना चाहिए आपको। व्हीट स्ट्रॉ का यूज आप कर सकते हो, और साथ ही साथ एनानिक सॉल्ट्स का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है डीडीजीएस का बहुत ज्यादा है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप निगेटिव की तरफ जाते हो, तो अगर वो निगेटिव है, तब मैं ये बोलूंगा कि आपको फिर एक बार बैलेंस देखना पड़ेगा। 30 to 40% इज द लार्ज वॉल्यूम, व्हाट आई थिंक। क्योंकि फिर इसमें आपको दिक्कतें खाली डिकैड की नहीं आएगी, इसमें फिर दिक्कत आपकी मेज डीडीजीएस में जो आती है वो आपको अफ्लाटॉक्सिन्स का भी आएगा। अफ्लाटॉक्सिन की वजह से जो खासतौर पे अगर आपने उसको ट्रांजिशन के टाइम पे दिया, तो ट्रांजिशन के टाइम पे अगर आपके एनिमल में डायरिया के केसेस आ गए अफ्लाटॉक्सिन की वजह से, तो वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अमन जी का एक क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रोल ऑफ विटामिन B12 एंड हाउ इट कैन बी रिलेटेड विद न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। सर देखिए, इसमें एक्चुअली विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें एनेमिक एनिमल में एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये सोचो कि एनीमिक एनिमल है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो एनिमल्स के अंदर ब्लड डायरेक्ट, अगर मैं ऐसे बात करूं तो ब्लड की डेफिशिएंसी होगी।
तो जितने भी आप ऐसे सोचो कि अगर न्यूट्रिशन से कोरिलेट अगर आप इसको करते हो तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आपके एनिमल में रहेगी। तो अगर B12 अगर आप देते हो तो आप एक तो एनिमिक एनिमल को एनिमिक होने से बचाते हो। सेकेंडली आप ये कर सकते हो कि आपके एनिमल्स के अंदर जो इम्यूनिटी वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिजीजेस होंगी उसको आप कम कर पाओगे। डॉक्टर शुभम मलिक का क्वेश्चन है, कैन यू गिव एनी आइडिया अबाउट curcumin chilation technique and is better than glycine chilation? करक्यूमिन जिलेशन। Yes. करक्यूमिन चिलेशन और बेटर देन, देखो डॉक्टर ये मैं इस मुझे करक्यूमिन चिलेशन का अभी फिलहाल मेरे को आइडिया नहीं है कि करक्यूमिन चिलेशन कौन कौन सी कंपनी या कौन सी टेक्नोलॉजी से होती है। हाँ, ग्लाइसिन चिलेशन का मुझे आइडिया है, बट करक्यूमिन का मुझे कोई आइडिया नहीं बेटर कौन सा है। अब रही बात अगर इन जनरल अगर आप चिलेशन की बात करोगे तो जो भी चिलेशन है उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन में कि जैसे आप ग्लाइसिन से करते हो या मेथियोनिन से करते हो या प्रोपियोनेट से करते हो या प्रोटीनेट से करते हो, जिस भी चिलेशन से करते हो आपको ये देखना पड़ेगा कि बायोअवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है। जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो बेटर होगा। तो या तो कर्क्यूमिन अगर ये क्लेम करता है कि मेरा बेटर है तो क्यों बेटर है, तो इसका मतलब बायोअवेलेबिलिटी के ऊपर वो फोकस कर रहा है। और ये सारी चीजें ये पैरामीटर है बेसिकली जानने का। और साथ ही साथ आप यू कैन सी इन द रिजल्ट इन द फील्ड कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको जितना हाईली बायोअवेलेबल होगा उसका रिजल्ट आपको ज्यादा विजिबल दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल जी का। डियर डॉक्टर मनीष, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन शेयर्ड। सो थैंक यू अनिल। अनिल जी, आपको अच्छा लगा ये प्रेजेंटेशन। आई वुड लाइक टू नो थैंक यू। विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर गुड इन ऑर्गेनिक और ब्लेंड। if blend, then what is ideal percentage of organic and inorganic that is the best? एक मिनट, क्या क्वेश्चन, एक मिनट आप जरा फिर से एक बार रिपीट करो फिर से क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आई वुड लाइक टू नो विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर गुड inorganic or organic or ओके। blend. If blend, then what is ideal percentage of organic and inorganic that is the best? एक्चुअली अगर आप हाइल्डर्स को टारगेट करते हो, मोर देन 15-20 लीटर्स को टारगेट करते हो, तो आपको हमेशा जो है एक, और आप डेयरी फार्मर हो, फीड मिलर हो, तो अगर इन जनरल टेक्निकल अगर ये सवाल है तो मैं आपको टेक्निकली इसको बताऊं। अगर इनऑर्गेनिक केवल केवल एक 10-12 लीटर तक के लिए ठीक है। मतलब बहुत जो है बहुत हाई एनिमल्स को आपको इनऑर्गेनिक नहीं देना, मतलब बहुत ज्यादा हाई एल्डर्स को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक तो इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपका जो क्रॉप है जो भी आप फीड और फॉडर जो एनिमल्स को दे रहे हो उसमें भी जो मिनरल्स के जो सोर्सेस वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही रहते हैं। तो वहां पे इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जैसे ही जैसे एनिमल का ड्रायमीटर इंटेक बढ़ता है, जैसे एनिमल्स का ड्रायमीटर बहुत ज्यादा दे रहा है, जहाँ पे 15 से ऊपर लीटर वाले एनिमल्स आते हैं, तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करना चाहिए। अब सवाल ये हुआ कि आपका रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए, एक इन जनरल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा कि एक बहुत ही अच्छा, अगर आप कोई ऑर्गेनिक और ट्रेस मिनरल या आप इस तरह का मिनरल मिक्सचर या ऑर्गेनिक ट्रेस मिनरल्स इस तरह का कुछ बना रहे हो, तो रेशियो कम से कम आपका 30% ऑर्गेनिक होना चाहिए। 30% अगर ऑर्गेनिक और 70% इनऑर्गेनिक अगर आप जाते हो तो आप एक रिजल्ट अच्छा ले सकते हो। ठीक है, ये रेशियो होना चाहिए, कम से कम इतना लेके चलो तो आपके लिए रिजल्ट आप ले सकते हो अपने animal से। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपका एनिमल हाइल्डर है तो आप इस रेशियो में जाओ। अगर आपका कम है तो वहां पे जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं मैं इनऑर्गेनिक दे रहा हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इनऑर्गेनिक से। और इनऑर्गेनिक से आपको डोज ज्यादा देना पड़ेगा। और जब आप डोज ज्यादा दोगे तो उसमें ड्रॉबैक ये आता है कि वहां पे एंटागोनिज्म जो मैं बता रहा था कि वहां पे एक तो इंट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन की गारंटी आप नहीं ले सकते। कि मतलब आप ये सोचोगे कि आप कितना एनिमल में वो मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है, वो आप गारंटी नहीं दे सकते। वहां पे फिर वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होगा गोबर के रास्ते, और एनिमल को मिलेगा नहीं, तो फिर वो ज्यादा डोज, हायर डोज, कम डोज में भी देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ब्लेंड में दें, वो ज्यादा बेटर है। अगर 5-6 लीटर वाला एनिमल है तो वहाँ इनऑर्गेनिक एज अ ट्रीटमेंट बेसिस पे काम कर सकता है, ट्रीटमेंट के फॉर्म में, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक अवेलेबिलिटी, अगर बायोअवेलेबिलिटी की बात करोगे तो इसमें भी वेरिएशन है कि नियर अबाउट अगर इनऑर्गेनिक की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो करीब करीब अगर देखोगे तो 20-25% वो भी बायोअवेलेबल होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो वो ज्यादा होता है, 70-60-70% तक बायोअवेलेबल है। बट अगर आपने ब्लेंड कर दिया तो ओवरऑल आप कम से कम 60% तक तो उम्मीद कर सकते हो, 50 से 60% जो है बायोअवेलेबल है मिनरल्स।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तेजस जी का है, सर हाउ मच कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर अ कैटल प्रोड्यूसिंग 20 लीटर ऑफ मिल्क पर डे? देखिए, एक काऊ अगर 20 लीटर प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है एक काऊ को करीब करीब 20 ग्राम से 22 ग्राम की होती है मेंटेनेंस की, अगर वो 500 किलो के आसपास है तो। अगर पर लीटर की बात करें तो नियर अबाउट 3.21 ग्राम होगा कैल्शियम। तो आप ये मान के चलो कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 20 है तो आपका करीब 62-63 ग्राम आपका उससे हो गया, और प्लस आपका 20-22 ग्राम जो है आपका मेंटेनेंस हो गया, मतलब 80-85 ग्राम आपको चाहिए एनिमल को, अगर वो 20 लीटर वाली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर शुभम मलिक, is it true that elemental macro mineral require slightly acidic pH for better absorption? है। नीतीश, जस्ट रिपीट। हाँ, डॉक्टर शुभम मलिक का क्वेश्चन है कि इज इट ट्रू दैट एलिमेंटल मैक्रो मिनरल रिक्वायर्स स्लाइटली एसिडिक पीएच फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन? मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया ये। एक आप डॉक्टर साहब फिर से रिपीट, आप फिर से एक बार टाइप करके भेजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। सो खुद कुछ क्वेश्चन जो है हमारे प्रिपरेशन है, और क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, इज इंक्रीजिंग मिनरल पीपीएम एनफ टू सॉल्व रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स? नहीं, ये अभी जो क्वेश्चन कुछ देर पहले किसी ने पूछा भी था, वही सेम वही क्वेश्चन ही है कि जिसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप केवल पीपीएम बढ़ा रहे हो, जैसे 20 पीपीएम है, हम बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर है, जिसमें जिंक 20 पीपीएम रखा है या कॉपर इतना रखा है, बहुत ज्यादा रखा है, तो उससे कॉस्ट केवल बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैंने बोला ना, गारंटी नहीं दे सकते ऑब्जॉर्प्शन की, और साथ ही साथ वो मिनरल इंट्रैक्शन बढ़ेंगे। तो एक करेक्ट फॉर्म में चाहिए, बैलेंस फॉर्म में चाहिए देन क्वांटिटी, मतलब करेक्ट और बैलेंस फॉर्म में देते हैं, क्वांटिटी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई इज द ट्रांजिशन पीरियड द मोस्ट क्रिटिकल फेज इन डेयरी काउज? ट्रांजिशन पीरियड इसलिए क्रिटिकल होता है क्योंकि ड्राई मैटर कम होता है एनिमल्स में। आपने देखा होगा कि ट्रांजिशन पीरियड में जब हम एनिमल को फीडिंग कराते हैं तो ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है। साथ ही साथ जो एनर्जी डिमांड है, आपने देखा होगा कि मैंने बताया था, निगेटिव एनर्जी, एनिमल निगेटिव एनर्जी में चली जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है एनर्जी की। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कीटोसिस की समस्या, मिल्क फीवर की प्रॉब्लम, आरओपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसी वजह से ट्रांजिशन पीरियड को अगर हमने प्रॉपर तरीके से मैनेज करा, नेगेटिव एनर्जी को मैनेज करा, एक प्रॉपर डाइट के साथ एनिमल पे जाते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमें ट्रांजिशन पीरियड के रिजल्ट जो है पोस्ट कार्विंग बहुत अच्छे मिलते हैं। खासतौर पे पीक, अर्ली पीक हम ले सकते हैं, जो एनिमल को चाहते हैं कि हम प्रॉपर टाइमली हीट में आ जाए, टाइमली इंसेमिनेट कर पाए, और एक 70% का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आ सकते हैं, वो इजिली कर सकते, इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड इज द मोस्ट क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इम्पैक्ट फर्टिलिटी? निगेटिव एनर्जी, अगर फर्टिलिटी की बात करें तो एक तो निगेटिव एनर्जी में एनिमल जब भी आता है, मैंने बताया था कि एक तो रिजर्व, अपने बॉडी का रिजर्व वो यूटिलाइज कर रहा है, और हम उसको फीड के थ्रू, फॉडर के थ्रू, और जो भी हम डाइट उसको दे रहे हैं उसके थ्रू जो है हम उसको प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बॉडी रिजर्व यूज करता है, तो जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बॉडी में बढ़ जाते हैं, नेफा बढ़ जाता है। ठीक है, नेफा, नॉन स्टेरॉइड फैटी एसिड बढ़ जाता है, और ये क्रिटिकल अलार्मिंग सिचुएशन आती है। लीवर पे स्ट्रेस आ जाएगा, साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप ये देखो कि एनईबी जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, अगर ये होता है एनिमल्स में, तो हम पूरा का पूरा जो ब्लेम देते हैं ना, कि हम कहते हैं कि वो मिनरल दे दो, हार्मोनल करवा लो। अब मेन कारण क्या है? वो निगेटिव एनर्जी है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी उसकी वजह से ही हो रहा है, और उसकी वजह से एनिमल साइलेंट हीट में आ गया, ओवुलेशन डिले, ओवुलेशन हो गया, कंसेप्शन रेट में आप देखोगे कि वो भी कंसेप्शन रेट भी कम कम हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है एनईबी की, मतलब आप ये सोचोगे अगर हमने निगेटिव एनर्जी को टैकल कर लिया अपने एनिमल्स में, तो आप ये मान के चलो कि आपने अगला जो पड़ाव है, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्री थ्री मंथ का जो अर्ली लैक्टेशन का, आप उस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करवा पाओगे अपने एनिमल्स। डॉक्टर मनीष, एक समर आने वाला है, तो समर पे क्वेश्चन किसी ने पूछा है, अमन जी ने, हाउ विटामिन B12 इज इफेक्टिव इन समर स्ट्रेस? अमन जी, मैं आपको इतना बोलूंगा कि जितने भी आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, खाली B12 ही नहीं, मैं B12 एक क्रिटिकल वाइटामिन है, लेकिन जितने भी आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं,
आप ये मान के चलो कि अगर आप इसको यूज करते हो तो, अगर इन जनरल मैं आपको बताऊं तो समर स्ट्रेस में आपको मदद ऐसे करेंगे कि एक तो बी कॉम्प्लेक्स आपकी जो फीड इनटेक होती है, स्ट्रेस, एक तो स्ट्रेस वाले ये सारे एंटी स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को दूर करते हैं। अगर वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे वो हीट स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका एनिमल्स में अगर आप ये देखोगे कि एनिमल्स में कोई जैसे इंटेक की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस एनिमल्स को ये इंटेक में इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। खासतौर पे स्ट्रेस स्ट्रेस में कमी लाएंगे। तो अब स्ट्रेस में कमी लाने का मतलब ओवरऑल आप ये समझो कि जैसे अगर कहीं पे इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी या डिजीज होने की संभावना है, तो उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। तो खाली बी 12 नहीं, बी 12 के अलावा भी जितने भी आपके जो, क्योंकि जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके एनिमल की इम्यूनिटी से लिंक्ड है। और बी 12 की जो है आपने अलग से अगर आप देते हो तो बी 12 की वजह से और उसका जो एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जाता है, दोनों साथ मिलके, मतलब बाकी बी 12 के साथ मिलके, बाकी बी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके बी 12 भी जो है वो रिजल्ट आपके एनिमल्स में अच्छा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोटीन के रिलेटेड है। इज इंक्रीजिंग प्रोटीन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रोटीन अगर हम दे दें, एक ट्रेंड है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन एनिमल को देंगे तो वो दूध बढ़ा देगा, नहीं। ओवर फीडिंग हमेशा, प्रोटीन सबसे महंगी कमोडिटी है, ओवर फीडिंग हमेशा कॉस्ट को बढ़ाएगी। और मैंने बताया था शुरू में कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा देती है अगर आपने ज्यादा दिया, क्योंकि प्रोटीन का नेचर ऐसा है कि जब ज्यादा देते हो तो वो जो है आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ब्लड में बढ़ा देते हैं। और जिसकी वजह से अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता है तो कंसेप्शन रेट एनिमल का कम हो जाता है। और साथ ही साथ ये वेस्टेज है, मतलब आप अननेसेसरी जो नाइट्रोजन दे रहे हो, क्योंकि प्रोटीन केमिकली नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन की वेस्टेज है। अब इसीलिए हमें शुरू से ही मैंने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया था कि आरडीपी आरईपी का रेशियो चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जो 65% आरडीपी और 35% आरईपी होना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके जो है मेंटेन कर पाए। ये नहीं सोचना है कि नहीं बहुत ज्यादा जो है हम प्रोटीन देंगे तभी मिल्क मिलेगा। मेन अपने को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आप जितना प्रोटीन दे रहे हो, आप जितना ज्यादा प्रोटीन दोगे तो आप ये समझ लो कि आपको फिर एनर्जी भी देना पड़ेगा कि वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं होगा। अगर आप प्रोटीन ज्यादा दे दोगे तो एनर्जी डेफिनेटली दोनों दोनों बैलेंस करके देना है। एनर्जी अगर आप प्रोटीन दे रहे हो तो एनर्जी भी आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके देना पड़ेगा, कि अगर नहीं तो पता चला कि आपने एनर्जी प्रोटीन तो बहुत ज्यादा दे दिया, एनर्जी कम है, तो फिर यूटिलाइज नहीं होगा, फिर वो सारी समस्या फिर वो बन पे आ जाती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन फिर आपके पशुओं में, एनिमल में बढ़ जाता है, जिससे कंसेप्शन के इश्यूज आते हैं। आगे चल के फिर मस्टाइटिस और भी समस्या में आ जाता है। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। व्हाई इज मिनरल सोर्स मोर इम्पोर्टेंट देन मिनरल लेवल? ये सवाल भी एक आई थिंक किसी फ्रेंड ने पूछा था कि अ, क्या मिनरल सोर्स कौन से, अगर मैं बात करूं तो कोई भी, सभी मिनरल सोर्सेस, ऐसा नहीं है कि सभी रूमन के अंदर सेम तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैंने बताया था कि एक इंटरेक्शंस, मिनरल इंटरेक्शन से खास तौर पे जो आयरन है, मोलिब्डेनम है, सल्फर है, ये इंटरेक्शंस करते हैं। और एक और भी बात है कि अगर सोर्सेस इनऑर्गेनिक के फॉर्म में हो, जैसे अभी डॉक्टर सुमन ने पूछा था कि अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के फॉर्म में है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी पुअर होगी, बहुत खराब होगी। और साथ ही साथ वहाँ पे इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि हम ऑर्गेनिक चिलेशन फॉर्म में जिस दें मिनरल्स को, जिसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म भी होना चाहिए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़े। और क्योंकि रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को अगर इम्प्रूव करना है, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, तो हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में रखना ही चाहिए मिनरल्स को। क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमें कहीं ना कहीं इंट्रैक्शंस और बाकी जो चीजों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी एनिमल्स की कम हो जाती है। तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। डॉक्टर साहब और मेरा एक क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल फील्ड यस क्वेश्चन है यस। डॉक्टर साहब। हाँ जी। जैसे डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि एआई के टाइम पे जब अर्ली लैक्टेशन का फेस होता है, तो उस सिचुएशन में जब एनिमल फर्स्ट टाइम हीट में प्रॉपर आ गया, सेकंड हम्म। टाइम उसका जब 21 डेज का या 22 डेज का जो उसका पीरियड रहता है उसमें हीट में आना चाहिए, तब फार्मर को ये होता है कि हम एआई करवा दें, इंसेमिनेशन हो जाए। तो जी। उस टाइम पे अगर वो एआई के सिम्टम्स नहीं देता और जो एआई प्रैक्टिशनर है वो चेक करता है हाथ डाल के कि यूट्रस हम्म। की पल्पलाइजेशन बिल्कुल ओके है, एनिमल हीट हम्म। में है लेकिन शो नहीं कर रहा, जिस हम्म। प्रैक्टिकल शो करेगा तो हम उसमें एआई करेंगे।
अगर वो चेक करने पे पता लगता है कि एनिमल हीट में है लेकिन सिम्टम्स नहीं दे रहा, तो उस हम्म। सिचुएशन में डेयरी फार्मर क्या उसमें करे, या हम उसको क्या एडवाइस करें कि प्रोटोकॉल में जाए या वेटमेट का यूज करे, कैसे करे, क्या सिम्टम्स करे, वो क्या काम करे? डॉक्टर साहब देखो, ये पूरा जो है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक स्लाइड दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड थी, जिसमें वो साइलेंट हीट वाला है। आपका जो सवाल है वो साइलेंट हीट से रिलेटेड है। तो साइलेंट हीट में अगर एनिमल आ रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये हो सकता है कि ये एनिमल में कुछ ना कुछ मिनरल या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। ये खुल के नहीं आ रहा है, मतलब वो चीजें जो है विजिबल नहीं है, लेकिन हम अगर उसको पीडी करते हैं तो पीडी में हमें वो चीजें, पल्सेशन और बाकी जो चीजें जो आप बता रहे हो वो दिख रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपसे। जी तो जी इसमें सर। डॉक्टर साहब सिंपल, मैं एक जो एज अ अगर मैं एज अ टेक्निकल बात करूं इसमें ना, तो आपका एक इसमें ये होना चाहिए कि क्योंकि आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या गवर्नमेंट में है, तो आप सजेशन आप ये दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड अभी हमारे इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा ग्राउंड पे ना, जो बैकयार्ड फार्मिंग है उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये केवल पंजाब हरियाणा और कुछ वेस्टर्न यूपी में फॉलो होता है, और कुछ वेस्टर्न इंडिया में है कुछ जगहों पे जो ट्रांजिशन को फॉलो किया जाता है। एक्चुअल में सारा का सारा जो गेम है ना, ये फॉर्मुलेशन, ये आपका ट्रांजिशन पीरियड का है। ट्रांजिशन पीरियड में एक्चुअली हमारे यहाँ अभी भी ट्रेंड है इंडिया में कि हम लोग फीडिंग को अवॉइड करते हैं। ट्रांजिशन पीरियड में जो हम लोग फीडिंग कराते हैं बहुत ही सिंपल वे में जाते हैं, एक्सेप्ट जो है आपका कमर्शियल फार्म छोड़ के। बैकयार्ड फार्मर्स के दिमाग में वही बात होती है कि हम इनको नहीं देना चाहिए खुल के हमें, और किसी भी कंपनी का कोई सैंपल वैम्पल आया वो मिनरल वो लोग देना शुरू कर देता है। तो इसमें सिंपल है डॉक्टर साहब की जो ट्रांजिशन पीरियड है बिफोर 1 महीने पहले, मतलब वो 21 दिन का एक टाइम लाइन देते हैं। खास तौर पे जो 1 महीना पहले उसको ट्रांजिशन की एक अलग सी फीड उनको सजेस्ट करिए। अभी तो बहुत ब्रांडेड फीड भी आने लगे हैं अच्छी कंपनियों के, अच्छे जगह पे, या कोई कस्टमाइज अगर बना के लेना चाहता है तो कस्टमाइज ही बन जाते हैं, वो बना के यूज करें। तो जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम जो है कि खुल के जो हीट में ना आना, साइलेंट हीट वाली जो इश्यूज है, ये हाँ नहीं जी। आएगी। और तो ये मेरा मानना है कि सर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है, जो बात से आपके लग रहा है कि पल्सेशन तो आ गया, और ये भी होता है कई बार कि वो पल्सेशन तो आ गया, लेकिन जो है हीट में उस मतलब वो जो डिस्चार्ज है, बाकी जो फैक्टर्स वो भी नहीं दिख रहा है, ये भी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सर मिनरल मिनरल डेफिशिएंसी के इश्यूज हैं, उसको हम लोग जी इसमें से करके दूर कर सकते हैं। या कई बार ये भी होता है, फर्स्ट हीट हमने छोड़ दिया, सेकेंड जी हीट हमने उसको, जैसे आपने बताया कि सेकेंड हीट, तो कई बार हमें अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें कहते हैं कि सेकेंड हीट भी छोड़ के थर्ड में जाओ, कई बार ये भी जी। होता है। तो ये भी कर सकते हैं कि खुल के नहीं आ रहा है तो, क्योंकि खुल के ना आने का मतलब है कि कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेटर यही रहेगा सर कि एक तो ट्रांजिशन को पहले पहले ट्रांजिशन को मैनेज करें। इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो फिर हम उसको मिनरल, एक हाईली बायो अवेलेबल कोई मिनरल सोर्सेस हम उसको रिकमेंड करें, जिससे कि वो फिर से तो प्रॉपर हीट में आ जाए। इसी से जुड़ के सर सेकंड सिचुएशन है, जैसे आपने बताया कि उसको हाईली बायोअवेलेबल मिनरल्स रिकमेंड करने चाहिए उस सिचुएशन में या यूज करने चाहिए। पर जो मिनरल्स, वो सेगमेंट, जो प्रोडक्ट वो पहले यूज कर रहा है, अगर वो उसके प्रोस्टाग्लैंडिन कोई देता है या कोई इंजेक्शन लगाता है या G6 में जाता है, प्रोटोकॉल करता है, तो फिर उसी मिनरल से बाद में वो कंसीव भी कर जाता है एनिमल। डॉक्टर साहब मिनरल मिक्सचर और जो आप इंजेक्शन की बात कर रहे हो, ये जी जी दोनों दो डिफरेंट, मतलब ठीक है, आपने जिंक का इंजेक्शन और जिंक का क्या बोलते हैं अपने, जिंक का इंजेक्शन और जिंक का पाउडर मिनरल मिक्सचर आपने बताया। जी लेकिन फिर यहाँ पे फिर एक भी चीज है कि जैसे जो पाउडर फॉर्म में आप देते हो, और एक आप जो है इंजेक्शन के फॉर्म में देते हो, तो इनके अवेलेबिलिटी में भी थोड़ा सा फर्क रहेगा। कि मतलब एक एक सॉलिबिलिटी का फर्क है, कि मान लो कोई चीज जल्दी अवेलेबल हो जाए एनिमल को, कोई चीज जो है, और या तो ये हो सकता है कि जो हम इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हैं, हम डाइल्यूट करके नहीं दे रहे हैं, हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हैं। कि जैसे ही हमने उसको दिया वो डायरेक्ट जो है, अब जैसे आप ऐसे सोचो कि कोई बहुत क्रिटिकल केसेस अगर आता है तो हम वहां पे इंजेक्शन ही लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो पहले हमने वो, हालांकि उसी का हमने वो टेबलेट लिया, पर टेबलेट ना जी। लेके हमने उसी का इंजेक्शन लगा लिया। इंजेक्शन हमें जल्दी रिलीफ करेगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब मेरा मेरा मानना ये है कि ये ज्यादातर जो केसेस है ये सॉलिबिलिटी का केसेस है, और अपना जो है, जो हम लोगों ने जो फार्मेकोलॉजी में पढ़ा है, टी हाफ का केसेस है ये। राइट डॉक्टर साहब। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मनीष, इतना अच्छा थैंक यू। सेशन देने के लिए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। आगे इन फ्यूचर हम नेक्स्ट फ्यू मंथ में और भी वेबिनार लाएंगे। और ये हमारे कैरेस फीड डिवीजन से डॉक्टर मनीष ये अपने जो भी इनके एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ साझा करेंगे ताकि आपके डेयरी फार्मिंग में आपको हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।